साथियों नमस्कार। आज से हम रीट का दूसरा जो पार्ट है, मतलब केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो पूरा हो गया था, आज अपन ले रहे हैं बायो वाला पोर्शन। तो बायो वाले पोर्शन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है सजीव और निर्जीव। तो सजीव और निर्जीव नाम से टॉपिक इतना सरल है कि हम पहली दूसरी से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू क्वेश्चन आते हैं तो कौन सी जैविक क्रिया है, कौन सी अजैविक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, कौन कौन सी है, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, और जीवन की उत्पत्ति के बाद यह जीव आगे कैसे बढ़े, कौन सी क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहेंगे, कौन सी क्रियाओं को भौतिक क्रियाएं कहेंगे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। एक सजीव के वास्तव में क्या लक्षण होने चाहिए, तो समझे। मैंने यहाँ हेडिंग डाली है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, और फिर नीचे लिखा हुआ है निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति। मतलब सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव परमाणुओं से ही हुई है। और यह सबसे पहले किसने बताया, तो समझे। हमारा 1924 में एक वैज्ञानिक आया जिनका नाम है ए.आई. ओपेरिन। ए.आई. ओपेरिन ने 1924 में सबसे पहले एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत को जैव रासायनिक संश्लेषणवाद या बायोकेमिकल सिंथेसिस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जैव रासायनिक संश्लेषणवाद का मतलब यह है कि इन्हीं रसायनों द्वारा, रसायनों के संश्लेषण से ही नए जीवों का निर्माण हुआ है। यह इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट है, इसलिए उसका नाम जैव रासायनिक संश्लेषणवाद या बायोकेमिकल सिंथेसिस थ्योरी कहा गया है। इनके अन्य नाम प्राकृतिकवाद या नेचुरलिस्टिक थ्योरी, भौतिकवाद या मटेरियलिस्टिक थ्योरी, या रासायनिक उद्विकास या केमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। 1924 में ए.आई. ओपेरिन ने यह सिद्धांत दिया था। क्या कहा था उन्होंने बात करी, जब सूर्य से अलग होकर पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी आग का गोला थी। इसका मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा रहा होगा। तो उस समय जब टेम्परेचर जो ज्यादा रहा होगा तो पृथ्वी के यह अणु, यानी पृथ्वी स्वयं ही एक आग का गोला थी, एक गैस का गोला थी। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्व परमाणुवीय अवस्था में थे। तो उन्होंने शुरू किया है, प्रारंभिक अवस्था में यह परमाणुवीय अवस्था थी, परमाणु की अवस्था थी। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता गया तो परमाणुओं ने धीरे धीरे अणुओं का निर्माण किया और छोटे छोटे सरल सरल यौगिकों का निर्माण किया। ये अकार्बनिक यौगिक थे। इन अकार्बनिक यौगिकों से जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता गया तो इन अकार्बनिक यौगिकों से धीरे धीरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। ये कार्बनिक यौगिक पहले सरल प्रकार के बने, जैसे मैथेन है, एल्केन श्रेणी का कोई तत्व है, इस प्रकार, और धीरे धीरे जटिल प्रकार के कार्बनिक यौगिक बने, जैसे स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स है, लिपिड है। इस प्रकार के तत्वों का निर्माण धीरे धीरे हुआ होगा। तो सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण पहले और जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण बाद में। लेकिन अभी तक यहाँ पर कहीं सजीवों की बात नहीं आई है। अब समझे, इन जटिल प्रकार के कार्बनिक यौगिकों से धीरे धीरे एक नया शब्द आया, सरांशयक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोएसरवेट। कोएसरवेट क्या है समझे। जब पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री से कम हुआ होगा उस समय पृथ्वी के वातावरण में जो जल वाष्प थी वो उबलते हुए पानी के रूप में द्रव अवस्था में आ गई। जब पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री से कम हुआ तो उबलते हुए द्रव के रूप में आ गई। तो पृथ्वी उस समुद्र के अंदर डूब गई, यानी पृथ्वी के ऊपर पूरा गर्म सूप था। उस गर्म सूप के अंदर क्या होगा, वही कार्बनिक पदार्थ। अब उन कार्बनिक पदार्थों में लिपिड भी होगा। लिपिड की तुलना हम तेल से करते हैं, तेल एक प्रकार का लिपिड है, पता है। और उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, उसके अंदर स्टार्च भी होगा। अब तेल जो है वो अपेक्षाकृत पानी से हल्का होता है। ऐसी स्थिति में जब उसमें उस गर्म पानी में जब बहुत सारी चीजें होंगी तो पानी के ऊपर तेल तो तैरता हुआ रहेगा और अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के जो भी कण होंगे तो वो तेल जो है वो उस प्रोटीन के चारों ओर, लिपिड के चारों ओर या अन्य कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के चारों ओर एक चिकनाहट के रूप में जम गया होगा। धीरे 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 यही कोशिका झिल्ली कहलाने लगी। ये समझ में आया। तो एक ऐसा तत्व या एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा कण जिसके चारों ओर लिपिड जैसी परत जम गई होगी और अंदर प्रोटीन जैसा पदार्थ होगा तो उसको कोएसरवेट या सरांशयक कहा गया। अब इस सरांशयकों से धीरे 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 धीरे
प्रारंभिक जीवों का निर्माण हुआ। तो यहां तक हमने सजीवों की बात नहीं की, और यहां से जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक जीव बने, यह प्रारंभिक जीव इयोबायोन्ट कहलाए। अब ये इयोबायोन्ट या प्रारंभिक जीव कैसे थे तो समझें। प्रारंभिक जीवों का जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि ये प्रारंभिक जीव न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने थे। किसके बने थे? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने थे, इसलिए इनका नाम हो गया न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो नए प्रकार के जो फर्स्ट जीव बने वो न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए थे। अब समझें वर्तमान में इसकी तुलना किससे की जा सकती है? हमारे जो वायरस है, हमारे जो सूक्ष्म जीवों में एक जीव है वायरस, यह वायरस का आंतरिक आवरण तो न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, और उसके चारों ओर का जो आवरण है वो आवरण जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है। तो अंदर तो है न्यूक्लिक एसिड और बाहर है प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिला हुआ जो जीव है, जो अणु है, वो वर्तमान में वायरस है, और उसकी तुलना वर्तमान में हम प्रारंभिक जीवों से करते हैं। मतलब दुनिया में सबसे पहले कौन से जीव आए? वायरस आए। ठीक, अब समझने लायक बात है, आगे अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। इन प्रारंभिक जीवों में उसको क्योंकि पहली बार आए तो उनको जीव कह दिया है, लेकिन वर्तमान में हम वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। वायरस को क्यों कहते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं अभी। उन प्रारंभिक जीवों में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, मतलब अपने समान नए जीवों के निर्माण की क्षमता पाई गई, और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों बाद प्रारंभिक जीवों से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की स्वपोषण पाया गया, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता पाई गई, और धीरे धीरे यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई। यूकैरियोटिक जीवों में भी पहले एक कोशिकीय जीव बने, फिर बहुकोशिकीय जीव बने अपने जीवन की आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि वातावरण में बदलाव होता रहता है, तो बदलाव के अनुसार जीवन में संघर्ष होता गया और फिर नए जीवों की उत्पत्ति होती गई। ये पूरा चार्ट है। तो परमाणु अवस्था, अकार्बनिक अवस्था, कार्बनिक अवस्था, सारांश, ये तो निर्जीव, और यहां से फिर सजीवों की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। उसमें सबसे पहले जो बने वो न्यूक्लियोप्रोटीन, उसकी तुलना अपन वर्तमान में वायरस से करते हैं। वायरस मतलब विषाणु, उससे करते हैं। तो वायरसों से प्रोकैरियोटिक जीव मतलब जीवाणु, प्रोकैरियोटिक जीव कौन से होते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। प्रोकैरियोटिक जीवों में स्वपोषण की उत्पत्ति हुई, और लास्ट में यूकैरियोटिक और जटिल प्रकार के जीवों की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। ये पूरा एक कंसेप्ट है। अब प्रश्न ये है कि वर्तमान में सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सजीव क्या कहलाते हैं? तो एक ही कंसेप्ट है, एक ही लाइन में जो याद रखने वाली चीज है वो है कि जिनमें जैव उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं, जिनमें बायो मेटाबॉलिकल रिएक्शन पाई जाती है, उनको सजीव कहते हैं। और जिनमें यह मेटाबॉलिकल रिएक्शन उपापचयी क्रियाएं नहीं पाई जाती वो सभी निर्जीव कहलाते हैं। ठीक, अब ये उपापचयी क्रियाएं होती क्या है? जैव उपापचयी क्रिया, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार की होती हैं, उपचयी या एनाबॉलिक, और अपचयी या कैटाबॉलिक। समझे? इनकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले तो उपापचयी क्रियाएं होती क्या है इस कंसेप्ट को समझते हैं। वे सभी क्रियाएं जो कोशिका के अंदर संपन्न होती है, जो कोशिका के बाहर होती है, भले शरीर में हो रही है लेकिन कोशिका के बाहर होती है,
तो वो उपापचय क्रियाएं नहीं कहलाएगी। समझे? जैसे पाचन क्रिया, हम भोजन करते हैं, मुख गुहा में गया, वहां से ग्रसनी ग्रासनाल आमाशय में गया, वहां पर जो आमाशय का जो थैला बना हुआ है उसके अंदर वो बहुत सारे केमिकल उस भोजन को पचाने का काम करते हैं। यहाँ पर कोशिका का कोई योगदान नहीं है। जब कोशिका का योगदान नहीं है तो यह पाचन क्रिया एक प्रकार की भौतिक क्रिया है, यह जैविक क्रिया नहीं है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि कोशिका के अंदर जो क्रिया हो रही है, चाहे वो कोशिका विभाजन हो रहा है, चाहे ऑक्सीकरण हो रहा है, चाहे कोशिका के अंदर अपचन हो रहा है, स्वांगीकरण हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ये क्रियाएं कोशिकाएं करती हैं। ये काम कोशिका के अंदर होता है। जैसे कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर होता है। तो ये क्रियाएं जो कोशिका के अंदर होती हैं वो उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं, और कोशिका के बाहर जो क्रियाएं होती हैं वो भौतिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जिनमें यह उपापचयी क्रियाएं होती है वो सजीव, जिनमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है वो निर्जीव। पहला कंसेप्ट तो ये है। अब ये उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की हो गई, उपचयी और अपचयी। उपचयी मतलब एनाबॉलिक, ऐसी क्रियाएं जिसमें निर्माण हो। निर्माण कैसे है कि एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करे, मतलब छोटे छोटे और सरल सरल यौगिक मिलकर और जटिल और बड़े प्रकार के यौगिक बनाए, वो तो कहलाती हैं उपचयी क्रियाएं। और अपचयी का मतलब होता है विघटनकारी क्रियाएं, अपघटनकारी क्रियाएं, नष्ट करने वाली क्रियाएं। नष्ट करने वाली क्रियाएं मतलब कहते हैं कि बड़े यौगिक जटिल यौगिकों को तोड़कर वापस सरल सरल यौगिकों में बदलने की क्रिया को अपन कहते हैं अपचयी क्रिया। तो ये दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो सजीव और निर्जीव का जो मेन कंसेप्ट है वो है कि जिनमें उपापचयी क्रियाएं पाई जाती है वो सजीव और बाकी सभी निर्जीव। उपापचयी क्रियाएं कौन सी? जो कोशिका के अंदर पाई जाती है। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा समझे, दूसरी बात करते हैं। अभी अपन ने बताया था कि जो वायरस जैसा जो पदार्थ है जिसको सरांचय कहा गया, उसमें स्वद्विगुणन की क्षमता थी। स्वद्विगुणन का मतलब अपने समान नया बनाने की क्षमता, एक तरह से बिल्कुल फोटोकॉपी करना। तो जिनमें यह क्षमता पाई जाती है वो वो सजीव कहलाता है। तो पहला तो हमने पढ़ा जिनमें जैव उपापचयी क्रिया पाई जाती है वो सजीव। दूसरा हमने पढ़ा कि जिनमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, जिनमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है उनको सजीव कहते हैं। तीसरा गुण, जैव उपापचयी क्रिया और द्विगुणन के बाद तीसरा महत्वपूर्ण गुण है जो अपने आकार और भार में वृद्धि कर सके। जिनमें निरंतर आकार और भार में वृद्धि हो वो सजीव कहलाते हैं। तो शरीर के आकार और भार में वृद्धि। यहाँ द्विगुणन का एक मतलब और है। द्विगुणन का मतलब, इसका मतलब जनन से भी है। जनन क्रिया, अपने समान जो संतान उत्पन्न कर सकते हैं तो वो जनन क्रिया कहलाती है। तो यह द्विगुणन है। छोटे जीवों में इसको द्विगुणन जनन की एक विधि है और बड़े जीवों में उसको जनन के नाम से जानते हैं। तो जैव उपापचयी क्रियाएं, द्विगुणन की क्षमता, आकार और भार में वृद्धि कर सकें, वो सभी सजीव कहलाते हैं। समझे? गति को सजीव का भाग नहीं माना है। क्यों नहीं माना है समझे? पेड़ पौधे अपनी जगह से हिलते नहीं है। दूसरा, कुछ जंतु हैं जैसे हर्डमेनिया। हर्डमेनिया एक ऐसा जीव है जो समुद्र में एक पत्थर से चिपका रहता है, तो जीवन भर पत्थर से चिपका ही रहता है, उनमें किसी प्रकार की गति नहीं पाई जाती, लेकिन है वो सजीव। कहने का मतलब यह है कि गति को सजीव का भाग नहीं माना है। जिसमें गति करने की तो पेशियां होती है तो वो तो गति करता है, बाकी गति नहीं करते हैं, तो गति को सजीव का अंग नहीं माना है। तो मुख्य तीन लक्षणों को ध्यान में रखना है जिनमें मेटाबॉलिक रिएक्शन पाई जाती है, जैव उपापचयी क्रियाएं। जैव उपापचयी क्रियाएं वही होती हैं जो केवल
कोशिका के अंदर, ये ध्यान रखना, कोशिका में संपन्न होती है वो जैव उपापचय क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा द्विगुणन, तीसरा आकार और भार में वृद्धि। ये गुण तीनों पाए जाते हैं तो वो सजीव हो गया, और बाकी इसके अलावा कोई गुण जो जिनमें कोशिका होगी ही नहीं, जो वो तो निर्जीव होगा। इसको कंसेप्ट ऐसे समझें कि जैसे वायरस की बात है, तो वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यह कोशिका के बाहर होता है, वायरस जब वातावरण में होता है, ऐसी स्थिति में उसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है, उसमें श्वसन, पाचन, जनन, वृद्धि, गति कोई क्रिया नहीं पाई जाती, क्योंकि निर्जीवों के लक्षण है, इसलिए वो निर्जीव है। लेकिन जब वातावरण में घूमता हुआ इसको जब कोई सजीव कोशिका मिल जाती है, तो सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद उनमें सब सजीवता के गुण आ जाते हैं। फिर वो द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, वो द्विगुणन कर पाता है, वो जनन कर पाता है, अपने डीएनए को दूसरे के डीएनए से जोड़ने की क्षमता उसमें पाई जाती है। तो अब वो सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं। अब धीरे धीरे वो रोग फैलाना शुरू करता है। तो ये सभी गुण क्या है? सजीवों के हैं। तो कुछ गुण उसके सजीवों के हैं, कुछ गुण निर्जीवों के हैं, इसलिए उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। दूसरा, सजीवता का एक महत्वपूर्ण पहचान है कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य उपस्थित होना। जिसमें जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य उपस्थित हैं वो सजीव है, और उसी कोशिका का जब जीव द्रव्य सूख जाता है तो अब वो निर्जीव हो जाती है। अब वायरस में झिल्ली तो है, मतलब प्रोटीन की बना हुआ आवरण तो है, अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए भी है, लेकिन उसके अंदर कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य नहीं है, इसीलिए यह पूर्णतः सजीव नहीं कहा जाता। और वर्तमान में अपन किसी भी कोशिका का जब कोशिका द्रव्य सूख जाता है तो उसको मृत घोषित कर देते हैं, मतलब यह निर्जीव कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो मित्रों आपको सजीव और निर्जीव का यह कंसेप्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और कल से हम शुरू करते हैं कोशिका होती क्या है, पादप कोशिका जंती कोशिकाओं में मुख्य रूप से क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, और दुनिया की बड़ी कोशिकाएं कौन सी है, छोटी कोशिकाएं कौन सी है, और कोशिका के इन अंगों के क्या क्या काम है, कोशिका की संपूर्ण जानकारी लेके हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।